Myself, Dr. Sushma Jain, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। मैं आज बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करूंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वह टूल है जिसके के द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अभी तक सेकेंड ईयर में आपने यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन को यानी कि डबल बॉन्ड को ज्ञात करते हैं, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसी तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके केमिकल इन्वायरमेंट के द्वारा हम उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक टूल है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम में आती है। तो देखते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम हिंदी में कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह 3 एनएमआर शब्द 3 अल्फाबेट जो है एनएमआर में, एन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है कहीं ना कहीं नाभिक से रिलेटेड है। दूसरा अल्फाबेट है इसमें एम मतलब मैग्नेटिक, हिंदी में हम कहेंगे चुंबकीय, यानी कि यहाँ इसमें कहीं ना कहीं चुंबकीय प्रभाव का भी उपयोग किया गया है, इसलिए एम को लिया गया यहाँ पर। आर का मतलब रेजोनेंस, अनुनाद यहाँ पर जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अनुनाद की आवश्यकता होती है। अनुनाद यानी कि एक फिजिक्स का वर्ड है यहाँ पर कि जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है किसी की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी या मैचिंग ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं यहाँ पर अनुनाद कहते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड बना है एनएमआर। अब जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल समझना चाहते हैं तब हमको बहुत प्राइमरी स्टेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सबको पता है कि किसी भी एटम में 2 पार्ट हैं, बीच में न्यूक्लियस है और उसके आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बाहर चक्कर लगाते हैं तो साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो 2 प्रकार की चक्रण के फलस्वरूप वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के जब चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है वहां पर, उसके मान को हम एक फॉर्मूले के द्वारा बता सकते हैं, वो है चक्रण कोणीय संवेग इक्वल टू रूट एस ऑफ एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर जो एस है वो है चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। एस की वैल्यू अगर हाफ है तो चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू 2 होगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ इसमें रिप्रेजेंट करती है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और माइनस हाफ जो रिप्रेजेंट करती है उसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन्स के अपने नाभिक पर अपने दूरी पर चक्कर लगाने के कारण और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसमें जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा बता सकते हैं। जिस प्रकार से नाभिक में होता है उसी प्रकार से न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन है, और प्रोटॉन भी क्या करते हैं, अपने एक्सिस पर चक्रण करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन अपने एक्सिस पर चक्रण कर रहा है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रोटॉन के चक्रण करने के कारण उस चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। उस कोणीय संवेग को हम इस फॉर्मूले के द्वारा बता सकते हैं, चक्रण कोणीय संवेग स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू रूट आई ऑफ आई प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर आई है स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर आई की वैल्यू हाफ है तो
चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान दो हो सकते हैं, दो पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है प्लस हाफ जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और दूसरा होगा माइनस हाफ जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या की गणना एक फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एटम में आई की वैल्यू हाफ है, हमारे पास ये फॉर्मूला है 2i+1, तो अगर मान लीजिए आई की वैल्यू हाफ है तो इस हाफ को अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 2 × हाफ + 1 = 2 आ जाता है। यानी कि हमें mi के लिए दो पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगे और दो पॉसिबल ओरिएंटेशन प्लस हाफ और माइनस हाफ होंगे। इसी तरह से मान लीजिए मैं आई की वैल्यू 1 पुटअप कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 पुटअप करने पर ये देखिए 2 × 1 इस फॉर्मूले में पुटअप कर दी। इस फॉर्मूले में पुटअप करने पर 2 × 1 + 1 = 3, यानी कि mi की वैल्यूज 3 हो जाएंगी जब i की वैल्यू 1 होगी। mi की 3 वैल्यू होंगी प्लस हाफ +1 0 एंड -1। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के द्वारा कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन हो सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन है वो अपने एक्सिस पर चक्कर लगाता रहता है और उसके फलस्वरूप वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यानी वो प्रोटॉन जो है एक स्मॉल मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है। हम इसको इस स्मॉल मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से स्मॉल मैग्नेट में चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही हैं, यहाँ पर इस तरह से जाती हैं ये, तो एक छोटा क्षण चुंबक है ये। इसी तरह से जो हमारा जो प्रोटॉन है चूंकि वो अपने एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है तो ये भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और इसमें भी दो पोल बन जाते हैं, एक नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा साउथ पोल बन जाता है, और इसमें भी जो बल रेखा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, तो बिल्कुल जस्ट लाइक टू स्मॉल मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। जब हमारे प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में होते हैं तो जो प्रोटॉन है उनका जो ओरिएंटेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो रेंडमली अव्यवस्थित रहते हैं बिल्कुल। वो उनका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, अथवा इस डायरेक्शन में हो सकता है, या और भी कई दूसरे डायरेक्शन हम बना सकते हैं। उन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं वहां पर तो इनका डायरेक्शन एक व्यवस्थित उसमें आ जाता है। कुछ प्रोटॉन्स का डायरेक्शन जो चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया है उसके सापेक्ष अलाइन हो जाता है, उसकी दिशा में संरेखित हो जाता है, और इस स्टेट को बोलते हैं हम लोअर एनर्जी स्टेट। जबकि जो प्रोटॉन है उनका जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तब हम कहेंगे कि वो अलाइंड हो गए हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कुछ प्रोटॉन ऐसे होंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होंगे और उनको कहेंगे कि ये अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइंड हो गए हैं, तो इनको कहेंगे हम अल्फा और इनको हम कहते हैं बीटा। ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं तो इनकी एनर्जी कम होती है, लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, और इनकी एनर्जी चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो उसके कारण ये इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब जब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा करते हैं तो बिल्कुल हमने प्रोटॉन को सिमिलरिटी बताई है मैग्नेट की तरह से, तो हमें इसके प्रिंसिपल को हम समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो मैग्नेट लिए हैं। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये, इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर। इसमें बीच में मैं अगर एक क्षण चुंबक रख देती हूँ तो ये क्षण चुंबक ये कोशिश करेगा कि वो जो मैग्नेट रखे हुए हैं उन्हीं के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाए, यानी कि इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इसका साउथ पोल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी जिस तरह से ये है इस तरह से ही ये वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए इसी डायरेक्शन में ये अलाइन हो गया बिल्कुल सीधे सीधे, ये
यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, इसके नॉर्थ पोल के सामने इसका साउथ पोल आ जाएगा, इसी तरह से इसके साउथ पोल के सामने इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा, ये पूरा के पूरा मैग्नेट घूम जाएगा, यानी वो मैग्नेट लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट, तो अगर प्रोटॉन को भी मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ, यहाँ पर दो मैग्नेट के बीच में रख देते हैं, तो ये जो मैग्नेट की तरह काम करता है, इसमें इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया और यहाँ पर इसका साउथ पोल बन गया, ये साउथ पोल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि नॉर्मल स्थिति में तो क्या करेगा कि ये इस तरह से अलाइन रहेगा कि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा, ताकि वो लोअर एनर्जी स्टेट में रह सके। बिल्कुल यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें मैग्नेट का ये यहाँ पर एस है और इधर इस मैग्नेट का यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही अलाइन हो गया। लेकिन जब हम कोई रेडिएशन इस पर डालते हैं, इस स्थिति में लोअर एनर्जी स्टेट पर है, जैसे ही हमने इसमें रेडिएशन डालते गए, मान लीजिए हमने रेडियो वेव्स वाला रेडिएशन इसमें हम डाल रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जबकि ये फ्लिप कर जाएगा, इसका ये जो ओरिएंटेशन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एन इधर था, एस इधर था, वो ओरिएंट होकर एन इधर आ जाएगा और एस इधर आ जाएगा। जैसे ही ये फ्लिप होगा, ये इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करते से हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। इसको यहाँ भी और हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई प्रोटॉन है जिसकी आई की वैल्यू हाफ है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो उसमें दो तरह के प्लस हाफ और माइनस हाफ चक्रण हो जाता है। प्लस हाफ क्लॉकवाइज को बता रहा है, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज को बता रहा है। कुछ प्रोटॉन जो है वो अलाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में ये अलाइंड हो गए हैं, लेकिन कुछ क्या होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, ये जो कि हायर एनर्जी स्टेट में है। अब अगर मान लीजिए जो लोअर एनर्जी स्टेट है उनको हायर एनर्जी स्टेट में हमको ले जाना है, तो वहां पर हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर दिया रेडिएशन एज एनर्जी दी, और वो एनर्जी देने के फलस्वरूप लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी में पहुंच गए, और जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब की है उस फ्रीक्वेंसी पर वो वहां पर सिग्नल दे देते हैं। तो ये मैंने सिग्नल भी दिखाया है आपको। तो हम जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात की दो मेथड है, एक है लीनियर स्वीप मेथड जो कि यहाँ मैंने बताई हुई है, जिसमें कि हमने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल रखा है और हमने यहाँ पर रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करते जाते हैं। जब इसकी फ्रीक्वेंसी जो रोटेटिंग प्रोटॉन है इसकी फ्रीक्वेंसी जब इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, मैच कर जाती है, तब वहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और हमको एक सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो इस वाले को हम कहते हैं लीनियर स्वीप मेथड। दूसरी मेथड और है जिसको हम कहते हैं फील्ड स्वीप मेथड, जिसमें कि यहाँ पर तो हमने पहली वाली मेथड में तो यहाँ रेडिएशन को हमने वेरी किया था और जो फील्ड है उसको स्थिर रखा था, लेकिन फील्ड स्वीप मेथड में हम क्या करते हैं, रेडिएशन को स्थिर रखते हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने इसमें लगाया है इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करने के फलस्वरूप जब हम इसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इसकी प्रोटॉन की लार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। तो वो जगह जबकि प्रोटॉन की लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बराबर आ जाती है, तब हमें सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम अपोजिट करके, यानी कि एक या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल रखें और रेडिएशन को वेरी करते जाएं जैसा कि लीनियर स्वीप मेथड में होता है, या फिर हम रेडिएशन को स्थिर रख लें और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है उसको हम बदलते जाएं, उसको हम वेरी करते जाएं, चेंज करते जाएं, तो भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दो मेथड के द्वारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की जाती है। अब जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं तो जितने भी एटम्स हैं
वो सारे के सारे एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, कुछ पर्टिकुलर एटम ही, कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई ही एनएमआर स्पेक्ट्रा देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन से एटम एनएमआर एक्टिव है और कौन से एटम एनएमआर इनएक्टिव है। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एटम एनएमआर एक्टिव होगा और कौन सा एटम एनएमआर एक्टिव होगा। थैंक यू।